नमस्कार दोस्तों पिछले लगभग 1.5 महीने से देश का अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली के बाहर खड़ा होकर इस कड़कड़ाती ठंड में, इस मूसलाधार बारिश में आंदोलन कर रहा है, वो भी देश की संसद में पास किए हुए कृषि कानूनों के विरोध में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कृषि कानून देश के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी है और ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये फर्जी किसान हैं, किसान हैं ही नहीं, ये तो खालिस्तानी हैं और ये देश विरोधी हैं। मगर वहीं कुछ लोग इस आंदोलन के समर्थन में भी हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये देश के किसानों के हित में नहीं है और इससे पूंजीवाद और सामंतवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो आपको खुद तय करना है। मगर हाँ, सही और गलत का फैसला करने के लिए आपको जिन तथ्यों की और इस कृषि कानून से संबंधित कुछ बारीकियों की मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। साथ ही साथ जब सरकार ये कहने को तैयार है कि हम लोग आपको लिख कर दे देंगे, मगर फिर भी किसान इस आंदोलन को पीछे नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है ये भी हम इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। कभी कभी जब संसद सत्र में नहीं है, ऐसे समय में किसी आपातकालीन स्थिति में किसी नए कानून की जरूरत पड़ती है जिसकी जरा सी भी देरी देश के लिए हानिकारक होती है, उस कानून को रातों रात बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी जिरह के, बिना संसद में पेश किए हुए एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जा सकता है। तो ये तो थी कानून बनाने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कृषि कानूनों की। तो दोस्तों, कृषि कानून को 4 जून 2020 को एक ऑर्डिनेंस के जरिए सबसे पहले लाया गया था। तो सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आती है कि जब पूरा देश कोरोना से ग्रसित था, 4 जून को लगभग 25,000 कोरोना के केस आए थे और ये केस हर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे समय में जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार माइग्रेंट्स वर्कर जो कि हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव जा रहे हैं, जो कि रास्तों में रेल की पटरियों पर मर जा रहे हैं थकने के कारण या खाना ना मिलने के कारण, ऐसे समय में लोग देश की सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि वो इन माइग्रेंट्स वर्कर के लिए, देश के लोगों के लिए कोरोना के खिलाफ कुछ कानून बनाएगी कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे समय में देश की सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए कृषि कानून को लागू करती है। मगर क्यों क्यों 3 महीने बाद जब संसद का सत्र चलने वाला था, क्यों सरकार 3 महीने का भी इंतजार नहीं कर पाई? मई 2020 को ही अडानी जी, जो कि मोदी जी के करीबी समझे जाते हैं, उन्हें हरियाणा में गोदाम बनाने की अप्रूवल मिल जाती है, जो अप्रूवल पिछले लगभग 2 या 3 साल से अटकी पड़ी थी। वहीं मई में ही अंबानी जी अपने रिलायंस जियो फ्रेश को लगभग 200 शहरों में लॉन्च कर देते हैं और साथ ही साथ ये अटकलें शुरू हो जाती हैं कि अंबानी जी शायद देश के रिटेल किंग बिग बाजार को खरीद लेंगे। ऐसे समय में सरकार कृषि कानूनों को ऑर्डिनेंस के जरिए लाती है। ये दोनों बातें मात्र एक संयोग भी हो सकती हैं, मगर फिर भी ये भी एक रहस्य है कि कोरोना के संकट काल में क्यों सरकार को ऑर्डिनेंस के जरिए कृषि कानून को लाना पड़ा। 20 सितंबर 2020 को संसद में, राज्यसभा में इस कानून को पास किया गया। उससे पहले लोकसभा में, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की खुद की सरकार है और उनके पास मेजोरिटी है, तो इस बिल को आसानी से पास कर दिया गया। राज्यसभा में जब इस बिल को पेश किया गया तो बीजेपी के खुद के समर्थक दल यानी कि श्रोमणी अकाली दल और एआईएडीएमके इस बिल के खिलाफ थे और ऐसा लगता था कि अगर वोटिंग होगी तो ये बिल गिर जाएगा। और पूरा विपक्ष डिवीजन वोटिंग की मांग कर रहा था, यानी कि बटन दबाकर वोटिंग की मांग कर रहा था, जिससे कि पता चल सके कि कितने लोग इस बिल के समर्थन में हैं और कितने लोग इस बिल के विरोध में हैं। मगर ऐसे समय में वॉइस वोटिंग के जरिए इस बिल को पास किया गया। अभी मैं आपको 2 क्लिप सुनाता हूँ। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी क्लिप में हाँ कहा जा रहा है और कौन सी क्लिप में ना कहा जा रहा है और कौन सी आवाज़ ज़्यादा तेज है। ये है पहली क्लिप, ये है दूसरी क्लिप। मुश्किल खेल है ना? तो दोस्तों हाँ, यकीन मानिए, इस खेल के जरिए ही कृषि कानून जैसे महत्वपूर्ण बिल को संसद में, राज्यसभा में पास किया गया था। Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. जहाँ ये भी पता नहीं लग रहा है कि हाँ तेज है ना तेज है, ऐसे समय में वॉइस वोट के जरिए जब पूरा विपक्ष डिवीजन यानी कि बटन दबाकर वोट की प्रक्रिया की मांग कर रहा था, पीठाधीश ने वॉइस वोट के जरिए इस बिल को पास किया। अब ये भी एक रहस्य ही है कि जब सत्ताधारी पार्टी के खुद के समर्थक दल इस बिल के विपक्ष में हैं और पूरा विपक्ष लगभग
इस बिल के लिए डिवीजन वोटिंग की मांग कर रहा है, तो क्यों पीठाधीश ने डिवीजन वोटिंग ना कराकर वॉइस वोट के जरिए इस बिल को पास किया। अब बात करते हैं कृषि कानूनों की। सबसे पहले सबसे खतरनाक कानून जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ये एक छोटा सा कानून है, 1 पेज का। इसमें बस 2 ही बातें लिखी हैं। पहली बात, जमाखोरी को अब इजाज़त मिल जाएगी। यानी एक कानून 1955 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत कोई भी इंसान एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता, इसे जमाखोरी कहते हैं। मगर अब उस लिमिट को हटा दिया गया है। कोई भी आदमी किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक सामान अपने पास जमा कर सकता है और जमाखोरी को बढ़ा सकता है। वहीं इसमें एक दूसरा कानून भी है और एक दूसरा पॉइंट भी लिखा गया है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है, अगर किसी कारणवश किसी आपातकालीन स्थिति में, जब देश युद्ध से गुजर रहा हो या देश में भुखमरी हो, महामारी हो, रॉयट्स यानी दंगे हो, गृह कलेश हो, ऐसे समय में सरकार इन कानूनों को रेगुलेट कर सकती है। यानी कि इन जरूरी चीज़ों को, यानी कि इन खाद्यान्न पदार्थों के जमाखोरी पर रोक लगा सकती है। मगर ये रेगुलेशंस भी उन लोगों पर अप्लाई नहीं होंगे जो कि सप्लाई चेन का पार्ट हैं, इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन का पार्ट है। यानी किसानों पर और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों पर, एंड जो अपना फूड की पैकेजिंग करती है उन कंपनियों पर, जो इसको स्टोर करती है यानी जमा करती है उन कंपनियों पर, और जो इसको वितरण करती है यानी कि इनका रिटेल में बेचती है उन कंपनियों पर, और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों पर इस रेगुलेशंस का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में सरकार जमाखोरी को रोकना चाहे और कोई कानून या कोई नियम बनाए, तो भी वो नियम इन सभी लोगों पर लागू नहीं होंगे। तो अब अगला रहस्य ये है कि जब इन सभी के ऊपर कोई भी रेगुलेशंस यानी कोई भी जमाखोरी रोकने का कानून काम नहीं आएगा, तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार रोक लगाएगी तो किस पर? तुम्हारे और हमारे जैसे एक आम आदमी पर, जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं है। मगर हम लोग कितना जमा कर सकते हैं? अब बात करते हैं दूसरे कानून की। दूसरे कानून के हिसाब से फसल होने से पहले फसलों के दाम तय करने का कानून। यहाँ पर किसान कॉन्ट्रैक्ट करके खेती कर सकता है। यूँ तो गन्ने की खेती अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बहुत सी जगह पर होती है देश में। इस कानून में जो नया कानून है, इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फसल की क्वालिटी के आधार पर जो अपना बिजनेसमैन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो फसल की डिलीवरी देने से मना कर सकता है। अब खैर बिजनेसमैन के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि खराब फसल किसान की अगर किसी कारण से हो गई है तो बिजनेसमैन को वो खरीदनी ही पड़े, तो ये तो गलत बात होती। मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसान और बिजनेसमैन के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई समस्या आती है, तो उसका निदान जो है वो एसडीएम या डीएम ही कर पाएगा। किसी भी सिविल कोर्ट में किसान अपनी इस फरियाद को लेकर नहीं जा सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम और एसडीएम जो कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, देखा जाए तो उनकी तनख्वाह जो होती है हमारी आपकी तरह ही होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे। मगर उनका घर देखिए कितना आलीशान होता है, बैंक बैलेंस देख के तो बैंक भी शर्मा जाए। तो कहाँ से आती है उनके पास इतनी सारी संपत्ति? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग उन जगहों से एसडीएम डीएम जैसे जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनके पास ये संपत्ति आती है। तो ऐसे में अगर किसान और बिजनेसमैन ऐसे किसी फरियाद को लेकर डीएम या एसडीएम के पास जाएंगे, तो वो किसके हक में फैसला देगा? किसान के हक में, या वो बिजनेसमैन जो इन्हें इतना धनी बनाते हैं उनके हक में फैसला देंगे? सीधे तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर किसान को कोई भी विवाद होने पर अपनी बात कहने की या उसकी सुनवाई की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये बहुत अजीब है कि कोई विवाद हो जाए तो किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता। अब सरकार ये कह रही है कि वो इस कानून में बदलाव करने के लिए तैयार है, पर रहस्य ये है कि इतनी छोटी सी बात सरकार को पहले समझ नहीं आई। ऐसा क्यों है कि सरकार ने किसान को कोर्ट में जाकर संवैधानिक उपचार लेने से मना कर दिया? बात करें तीसरे कानून की, तो यहाँ पर सरकार ने सरकारी मंडियों के समानांतर पैरेलल में प्राइवेट मंडी खोलने की इजाज़त प्राइवेट कंपनियों को दे दी है, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो अगर किसी के पास पैन कार्ड है तो वो इन मंडियों में जाकर किसान से उसकी फसल खरीद सकता है।
अब किसानों में एक बड़ी शंका ये है कि अगर अगले कुछ वर्षों तक, क्योंकि इन मंडियों में कोई फीस नहीं है, तो इन मंडियों में किसान को सरकारी मंडियों से ज़्यादा लागत मिलेगी या ज़्यादा मुनाफा होगा, तो सभी किसान इन मंडियों की तरफ आकर्षित होंगे। और अगले 1 2 3 सालों में जब कोई भी किसान सरकारी मंडियों की तरफ नहीं जाएगा और सरकारी मंडियों में काम पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऐसे समय में सरकार इन सरकारी मंडियों को बंद कर देगी और उसके बाद सारा दारोमदार इन प्राइवेट मंडियों पर आ जाएगा। और तब ये प्राइवेट मंडियों के ओनर जो ये मंडियाँ चलाते हैं, वो जो दाम तय करेंगे उस दाम पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। तो इस शंका के चलते किसानों ने एक मांग की है कि उन्हें मिनिमम गारंटीड प्राइस यानी कि एमएसपी को एक कानूनी रूप देकर उनको इसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि अगर मंडी बंद भी हो जाए तो उसके बाद भी कहीं पर भी अगर फसल की खरीद फरोख्त होती है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे ये फसल की खरीद फरोख्त नहीं होगी और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की हवा खिलाई जाएगी। साथ ही साथ इस कानून में एक ये बात भी है कि पिछले कानून की तरह ही अगर यहाँ पर भी कोई विवाद होता है तो किसान अपनी फरियाद लेकर एसडीएम या डीएम तक ही जा सकता है और उसके ऊपर नहीं जा सकता है, किसी भी सिविल कोर्ट में अपनी फरियाद दर्ज नहीं करा सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसडीएम और डीएम जो है वो किसान के लिए ऑलमोस्ट अनअप्रोचेबल हैं, तो ऐसे में उसकी समस्या का निदान कैसे होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पिछले कुछ दिनों में ये सुनने में आ रहा है कि सरकार ये कह रही है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार है कि एमएसपी पहले की तरह चलता रहेगा और सरकारी मंडियां बंद नहीं होंगी, मगर फिर भी किसान इस आंदोलन पर अडिग हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब तक कोई भी कानून या कोई भी नियम भारत के राजपत्र यानी गैजेट में नहीं लिखा जाता और उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, वो कानून नहीं बनता है। तो सरकार के या प्रधानमंत्री की या किसी और के बस कहने भर से या किसी पेपर पर ऐसा लिख देने से और हस्ताक्षर कर देने से ये कानून नहीं बनता है। और कल को अगर सरकार मंडियां बंद कर देती है तो ये किसान या किसान संगठन इस पर्चे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में उन मंडियों के बंद होने के कारण को चैलेंज नहीं कर सकती है। ऐसे में सरकार के पास पूरी पावर होती है कि वो मंडियां बंद कर दें। तो इस कारण से केवल लिखने भर से काम नहीं चलेगा और किसान ये मांग कर रहे हैं कि एक कानून बनाकर इस एमएसपी को एक कानूनी झामा पहनाया जाए ताकि एक लीगल रेमेडीज अवेलेबल हो किसानों के पास, मगर सरकार अभी ये करने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन कानूनों को अपने अगले कुछ सालों तक चलाकर देखते हैं, 1 2 साल तक, और अगर फिर भी इनमें कोई फ़ायदा नज़र ना आए तो इन कानूनों को पीछे हटाया जा सकता है। मगर ये केवल एक जुमला भर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंच से घोषणा की थी कि भारतीय रेलवे को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा या उसके किसी भी हिस्से को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, और ये केवल मात्र एक गप है। अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। और उनके रहते कभी इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। मगर आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल में भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास ना किया जा सके, तो ऐसे में कि केवल रक्षा मंत्री के कह देने भर से कि 2 साल में अगर इसका फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो इस कानून को वापस कर लिया जाएगा, क्या किसान संगठनों को या किसानों को उनकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं? ये थोड़ा सोचने में अटपटा लगता है, मगर किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है पूरा माजरा। अब मैं वापस से आपको ये जो कुछ रहस्य अभी हमने डिस्कस किए थे या जिन रहस्यों के बारे में हमने चर्चा की थी, वो रहस्य एक बार फिर से बता देता हूँ।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस किसान आंदोलन का समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।